न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस टॉपिक को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास क्या है m2 है और इनकी बीच के डिस्टेंस क्या है बच्चों r है। अब देखो मजेदार चीज क्या है, मजेदार चीज ये है कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो है f, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। इसी टाइप से ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो भी होगा f ही होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक तरीके से अपोजिट। तो हेलो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन के सेकंड लेक्चर के बारे में। ये हमारा जो लेक्चर है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम बोलते हैं, इसका अदर नेम भी है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस टॉपिक को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उस फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। तो मेन पर्पज ये टॉपिक का यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के, उनके बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला हम इस लॉ की हेल्प से और आसानी से निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बच्चों इस जो हमारा लॉ है इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, नंबर 1 स्टेटमेंट एंड नंबर 2 स्टेटमेंट। वैसे तो ये मर्ज है, साथ में ही है, लेकिन इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना, तो उस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए हमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है, स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये तो हमें पहले से बताया बच्चों कि जो यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट पर वो कौन सा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमें इस टॉपिक में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो आगे जो स्टेटमेंट है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टेटमेंट है। देखो किस तरीके से, बाई ए फोर्स, ये फोर्स ए कौन सा है, ये फोर्स यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। तो इस कंडीशन में जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। इसी टाइप से देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास क्या है m2 है और इनकी बीच के डिस्टेंस क्या है बच्चों, r है। अब देखो मजेदार चीज क्या है, मजेदार चीज ये है कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो है f, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। इसी टाइप से ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो भी होगा f ही होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक तरीके से अपोजिट। तो हमें बच्चों इस f की वैल्यू ही निकालनी है। ये f है क्या, ये f है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक बार हम वापिस से स्टेटमेंट देखते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखो लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, हम डिनोट कर रहे हैं एफ से, वो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है उनके प्रोडक्ट के क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है उनके प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये बता रहे हैं जो दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है उनके मल्टीप्लाई के यानी उनके प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले रखी है, आर ले रखी है, उसके स्क्वायर के क्या होगा, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको टू स्टेटमेंट में वापिस से डिवाइड करके देख लिया। तो ये हमारे लिए क्या रहा, आसान रहा समझने के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। देखो तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देखो क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने से हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, जी से। देखो इसको रिमूव करते हैं, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये है
यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला। तो इस टाइप से वापस एक बार देखते हैं। ये जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू देखो क्या होती है। जी की वैल्यू होती है हमारी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है जी की वैल्यू। ये तो बच्चों फिक्स है। इसकी वैल्यू कभी भी क्या होगी? चेंज नहीं होगी। यूनिवर्स के किसी भी कोने में हम चले जाए लेकिन जी की वैल्यू क्या होगी? हमेशा फिक्स यही होगी। अब हमें अगर दे दे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और उनके बीच की डिस्टेंस r है जिसका हम स्क्वायर कर लेंगे, तो ये सभी वैल्यू क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जिस टाइप से आप और आपके फ्रेंड के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इस टाइप से हम और भी यूनिवर्स के जैसे प्लेनेट है हमारे, जैसे मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहो।